हेलो नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है हम कुमार गौरव के द्वारा जो बुक तैयार किया गया है सामान्य अध्ययन का, उसको जो है हम कुछ चैप्टर्स को जो है इसमें देखेंगे। ये किताब बहुत ही अच्छा किताब है। यदि आप इसको पढ़े होंगे तो आपको पता है अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर ये जो है अभी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो सबसे पहला चैप्टर जो हम देखेंगे, विश्व भूगोल का सबसे पहला चैप्टर हम देखेंगे ब्रह्मांड को, यानी ब्रह्मांड को बहुत ही अच्छे तरीके से हम जो इसमें देखेंगे। ये पढ़ने के बाद ब्रह्मांड से जो है आपका एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा, और जैसे जैसे समय आता जाएगा इस किताब को क्या करेंगे, हम ख़त्म करते चले जाएंगे। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी एग्ज़ाम नज़दीक आता है उससे रिलेटेड जो है हम प्रश्न को चलाते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या देखेंगे, ब्रह्मांड को जो है हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ब्रह्मांड को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ब्रह्मांड को हम क्या करेंगे, ब्रह्मांड जो विश्व भूगोल का एक भाग है, ठीक है। देखिए सामान्य रूप से पृथ्वी, ग्रहों, उपग्रहों, सौरमंडल, तारों एवं आकाश गंगाओं के सम्मिलित पुंज को ब्रह्मांड कहते हैं। मतलब ब्रह्मांड के अंतर्गत जो कौन कौन आ जाए, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रहों, सौरमंडल, तारों एवं आकाश गंगाओं के सम्मिलित पुंज को क्या बोलते हैं, इन सभी को सम्मिलित पुंज को क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड बोलते हैं, ब्रह्मांड जो है बोलते हैं। भूगोल के जनक कौन है, तो भूगोल के जनक जो है हिकेटियस है। भूगोल के जनक कौन है, हिकेटियस जो है भूगोल के जनक है। हिकेटियस भूगोल के जनक है, हिकेटियस भूगोल के जनक है, हिकेटियस भूगोल के जनक है, हिकेटियस भूगोल के जनक, हिकेटियस भूगोल के जनक, हिकेटियस भूगोल के जनक है, ठीक है। ज्योग्राफी शब्द इरेटोस्थनीज ने दिया था। देखिए ज्योग्राफी शब्द किसने दिया था, ज्योग्राफी जो शब्द है वो किन के द्वारा दिया गया था, तो वो जो है इरेटोस्थनीज के द्वारा दिया गया था। वर्तमान में भूगोल के जनक जो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है। वर्तमान भूगोल के जनक जो है, वर्तमान भूगोल के जनक यदि पूछेगा आपसे, भूगोल के जनक अगर पूछेगा तो हिकेटियस, लेकिन अगर वर्तमान भूगोल के जनक यदि आपसे पूछेगा तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है। विश्व मानचित्र का निर्माता कौन है, तो एनेक्सीमेंडर। विश्व मानचित्र का निर्माता कौन है, विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता कौन है, विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता एनेक्सीमेंडर। विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता कौन है, तो एनेक्सीमेंडर है। विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता कौन है, तो एनेक्सीमेंडर। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेक्सीमेंडर। विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता कौन है, तो एनेक्सीमेंडर विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता, ठीक है। अब जो है ब्रह्मांड से संबंधित अवधारणा को जो है हम देखेंगे, ठीक है। देखिए ब्रह्मांड से संबंधित अवधारणा, पहला हम देखेंगे जियो सेंट्रिक अवधारणा। देखिए जियो सेंट्रिक अवधारणा आपको सिर्फ देखते चले जाना है, याद जो है इतना बार हम रिपीट करेंगे एक ही क्वेश्चन को जो आपको जो है बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। देखिए जियो सेंट्रिक अवधारणा यानी भूकेंद्रीय सिद्धांत। जियो सेंट्रिक अवधारणा का मतलब क्या, भूकेंद्रीय सिद्धांत। अब इसमें क्या होता है, देखिए इस अवधारणा के तहत क्लॉडियस टॉलमी ने पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड कहा था। इस अवधारणा के तहत यानी जियोसेंट्रिक अवधारणा के तहत या भूकेंद्रीय सिद्धांत के तहत जो है क्लॉडियस ने, किसने कहा था, क्लॉडियस टॉलमी ने पृथ्वी को, क्लॉडियस टॉलमी ने संपूर्ण पृथ्वी को जो है संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र कहा था। देखिए पृथ्वी जो है संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र कौन कहा था, तो क्लॉडियस टॉलमी ने कहा था, क्लॉडियस टॉलमी ने। अगला देखेंगे हम हीलियोसेंट्रिक अवधारणा। वो क्या था, वो था जियोसेंट्रिक अवधारणा, और ये है हीलियोसेंट्रिक अवधारणा यानी सूर्य केंद्रित सिद्धांत यानी ब्रह्मांड के केंद्र में। देखिए वो जो था अभी वो क्या था, भू केंद्र सिद्धांत में यानी ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी था, वो किसने कहा था, ये कहा था लियो टॉलमी ने। और ये हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत की अवधारणा यानी सूर्य केंद्रित सिद्धांत, इस अवधारणा के तहत पोलैंड के निकोलस कोपरनिकस, इस अवधारणा के तहत पोलैंड के निकोलस कोपरनिकस ने बताया
कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है। अब देखिए टोलेमी ने क्या कहा था कि ब्रह्मांड के केंद्र में, टोलेमी का कहना था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, लेकिन यही बात जो है कोपरनिकस ने क्या कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है, सूर्य है, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। ठीक है, एक ने कहा ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और दूसरे ने क्या कहा, दूसरे ने कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। सूर्य है ये किसने कहा, ये कहा था निकोलस कोपरनिकस ने, और पृथ्वी है ये किसने कहा था, तो ये कहा था क्लॉडियस टोलेमी ने कहा था। ठीक है, अब देखिए स्थित है, पृथ्वी एवं अन्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है तथा पृथ्वी व अन्य ग्रह जो है तथा पृथ्वी तथा अन्य ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। अब देखिए इस अवधारणा के तहत पोलैंड के निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है तथा पृथ्वी व अन्य ग्रह चारों ओर परिक्रमा करता है। अब नोट में देखते, निकोलस कोपरनिकस को आधुनिक खगोलशास्त्र का जनक माना जाता है। अब देखिए आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किनको माना जाता है, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक जो है, आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक किनको माना जाता है, तो आधुनिक खगोल शास्त्र को जो जनक माना जाता है वो माना जाता है निकोलस कोपरनिकस को, निकोलस कोपरनिकस को। आधुनिक खगोल शास्त्र याद रखना, आधुनिक अगर हो और खगोल शास्त्र हो तो कौन होगा, तो निकोलस या कोपरनिकस, दोनों एक ही हैं। ठीक है, अब देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है उससे संबंधित सिद्धांत जो है वो कौन कौन है, ब्रह्मांड से संबंधित, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन कौन है, तो बिग बैंग सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था, तो बिग बैंग जो सिद्धांत दिया गया था वो जॉर्ज लेमेंतियर के द्वारा दिया गया था, जॉर्ज लेमेंतियर, लेमेंत्रे या जॉर्ज लेमेंतियर के द्वारा दिया गया था। देखिए बिग बैंग सिद्धांत किनके द्वारा, तो जॉर्ज लेमेंतियर के द्वारा दिया गया था। साम्यावस्था सिद्धांत जो है किसने दिया था, साम्यावस्था सिद्धांत थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बांडी ने, साम्यावस्था सिद्धांत किसने दिया था, तो थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बांडी ने दिया था, थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बांडी ने, थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बांडी ने दिया था, साम्यावस्था बोलेगा। ठीक है, दोलन सिद्धांत किसने दिया था, तो डॉक्टर एलन संडेज ने दिया था, डॉक्टर एलन संडेज ने दिया था। अब देखिए बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉर्ज लेमेंतियर ने दिया था। साम्य अवस्था सिद्धांत दिया था थॉमस गोल्ड हर्मन बांडी ने, थॉमस गोल्ड हर्मन बांडी ने दिया था। ठीक है, अगला देखते हैं आकाश गंगा के बारे में हम समझेंगे कि आकाश गंगा क्या है। आकाश गंगा, ठीक है, ब्रह्मांड का व्यास जो है 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास अगर पूछेगा, ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगा यानी मंदाकिनी गैलेक्सी है। ब्रह्मांड का व्यास कितना है, तो 10⁻, आपको याद रखना है 10⁸। पूरे ब्रह्मांड का व्यास कितना है, तो 10⁻8 है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब, ब्रह्मांड में लगभग, देखिए ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा है, 100 अरब जो है आकाशगंगा है। मंदाकिनी उसी में है। आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है। आकाशगंगा क्या है, आकाशगंगा जो है असंख्य तारों यानी बहुत सारे तारों का एक विशाल पुंज है। प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं। 100 अरब क्या होते हैं, तारे होते हैं। ठीक है, अब देखिए बल्ज किसको कहा जाता है, बल्ज जो है किसको कहा जाता है, आकाशगंगा के केंद्र को जो है बल्ज कहा जाता है। जैसे ये मान लिए ये जैसे आकाशगंगा है, ठीक है, इस आकाशगंगा का जो ये केंद्र है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बल्ज बोलेंगे। आकाशगंगा के केंद्र को बल्ज, क्या आकाशगंगा के केंद्र को बल्ज बोला जाता है। आकाशगंगा के केंद्र को क्या बोलेंगे, तो आकाशगंगा के जो केंद्र है उसको क्या बोलेंगे, उसको बल्ज बोला जाता है। आकाशगंगा के केंद्र को बल्ज जो है बोला जाता है। ठीक है, आकाशगंगा के केंद्र को क्या बोलेंगे, तो बल्ज बोलेंगे। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी या दुग्ध मेखला कहा जाता है। अब देखिए जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं उस आकाशगंगा को मंदाकिनी या दुग्ध मेखला कहा जाता है। उस आकाशगंगा को मंदाकिनी या दुग्ध मेखला जो है कहा जाता है, मंदाकिनी या दुग्ध मेखला कहा जाता है। इसकी आकृति सर्पिलाकार है। इसकी आकृति कैसी होती है, आकाशगंगा की जो आकृति है वो सर्पिलाकार है। कैसी है, तो सर्पिलाकार है। अब मिल्की वे क्या है, मिल्की वे क्या है, देखिए मिल्की वे मंदाकिनी का भाग जो रात में दिखाई देता है।
मिल्की वे क्या है, तो मिल्की वे या दुग्ध मेखला मंदाकिनी का एक भाग है। मिल्की वे जो है, मिल्की वे मंदाकिनी का क्या है, मिल्की वे जो है मंदाकिनी का एक क्या है, मंदाकिनी का भाग है, मंदाकिनी का भाग है। मिल्की वे मंदाकिनी का भाग है। मिल्की वे मंदाकिनी का भाग है जो रात में दिखाई देता है, जो रात में, देखिए मिल्की वे कब दिखाई देता है, तो सिर्फ रात में दिखाई देता है। अगला है कि सूर्य मंदाकिनी का एक तारा है। सूर्य जो है मंदाकिनी का एक क्या है, सूर्य जो है बस एक तारा है, किसका, तो मंदाकिनी का। सूर्य एक तारा है मंदाकिनी का। सूर्य एक तारा है किसका, तो मंदाकिनी का। सूर्य एक तारा है मंदाकिनी का। अब देखते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है। प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी यह सूर्य के सबसे निकटतम तारा है। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, तो सूर्य के एकदम सबसे निकटतम तारा कौन है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के सबसे निकटतम तारा बोलेगा तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा जो है सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, सूर्य के सबसे निकटतम तारा। अब देखते हैं सौरमंडल के बारे में। अब देखते हैं हम जो है सौरमंडल होता क्या है। सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाला, सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाला, भ्रमण मतलब घूम रहा, उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौरमंडल कहलाता है। अब देखिए सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाला ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौरमंडल का, संयुक्त रूप से क्या कहलाता है, तो सौरमंडल कहलाता है। संयुक्त रूप से सौरमंडल जो है कहलाता है। अब सौरमंडल में सूर्य को हम देखेंगे। सूर्य, सौरमंडल में किसको देखेंगे, तो सूर्य को जो है हम देखेंगे। सूर्य जो कि सौरमंडल का जन्मदाता है। देखिए सूर्य को सौरमंडल का क्या बोला जाता है, सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता बोला जाता है। सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता। आप देखिए सौरमंडल का जन्मदाता अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे, सूर्य को जो है सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। यह एक तारा है, सूर्य एक तारा है। सूर्य एक क्या है, तो सूर्य एक स्टार यानी तारा है। सूर्य एक क्या है, तो सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है, सूर्य एक तारा है जो ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। जो क्या, जो ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है, जो ऊर्जा और प्रकाश को प्रदान करता है। सूर्य की उम्र यदि बोले तो 5 बिलियन वर्ष जो है सूर्य की उम्र है। सूर्य का उम्र कितना है, तो 5 बिलियन वर्ष। सूर्य का उम्र कितना है, 5 बिलियन वर्ष। सूर्य का उम्र क्या है, सूर्य का उम्र कितना है, तो 5 बिलियन वर्ष। 5 बिलियन वर्ष सूर्य का उम्र कितना है, तो 5 बिलियन वर्ष। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10⁸ वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय यानी कब तक जो है सूर्य ऊर्जा देता रहेगा, तो 10⁸ वर्ष। 10⁻11 वर्षों तक जो है देता रहेगा। 10⁻11 साल तक जो है सूर्य ऊर्जा देता रहेगा। सूर्य की उम्र कितनी है, तो 5 बिलियन वर्ष। अब देखिए सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग जो है 8 मिनट 16 सेकेंड मानिए का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को याद रखना है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट, लगभग कितना, लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। 16.6 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 16.6 सेकंड का क्या समय लगता है, ठीक है। अब देखिए सूर्य या सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियलिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। अब देखिए सौर ऊर्जा को यानी सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव पर क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा को उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस बोलते हैं। अरोरा बोरियालिस बोलते हैं। बोरियालिस, देखिए बोरियालिस बोलेगा तो क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव पर बोरियालिस बोला जाता है और दक्षिणी ध्रुव पर ऑस्ट्रेलिस बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिस जो है इसको बोला जाता है। अब हम देखते हैं सूर्य की व्यास की यदि बात बोलेगा तो 13,92,000 जो है सूर्य का व्यास है। सूर्य का व्यास कितना है, तो 13,92,000 जो है सूर्य का व्यास है। 13,92,000 सूर्य का क्या है, व्यास है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है।
यानी 110 गुना बड़ा है। पृथ्वी के व्यास से कितना बड़ा है? 110 गुना बड़ा है। सूर्य का व्यास यदि बोलेगा तो 13,92,000 किलोमीटर है, 13,92,000 किलोमीटर। जो पृथ्वी के व्यास से कितना गुना बड़ा है? तो 110 गुना बड़ा है। जो पृथ्वी के व्यास से 110 गुना बड़ा है। जो पृथ्वी के व्यास से कितना बड़ा है? तो 110 गुना बड़ा है। 110 गुना क्या है? बड़ा है। जो पृथ्वी के व्यास से 110 गुना, जो पृथ्वी के व्यास से 110 गुना क्या है? बड़ा है। देखिए सूर्य हमारे पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य जो है हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य हमारी पृथ्वी से देखिए कितना गुना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। लेकिन जो पृथ्वी के व्यास के लगभग कितना होता है? पृथ्वी के व्यास के लगभग 110 गुना होता है। पृथ्वी के व्यास के लगभग 110 गुना बड़ा, और सूर्य हमारे पृथ्वी से लगभग इतना लाख गुना बड़ा है। बिना व्यास की बात बोले तो 13 लाख गुना बड़ा है। और पृथ्वी के सूर्य ताप का लगभग 2 अरबा भाग है। और पृथ्वी के सूर्य ताप का 2 अरबवा भाग है, 2 अरबवा भाग है। अगला है कि सौरमंडल निकाय के द्रव्यमान का 99.99% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। सौरमंडल निकाय के द्रव्यमान का, यानी सौरमंडल के निकाय द्रव्यमान का 99.99% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। द्रव्यमान किसमें है? यानी 99.99999 ये किस में निहित है? तो ये जो निहित है किसमें? तो ये जो निहित है सौरमंडल में। अब देखिए सूर्य की आंतरिक संरचना की यदि हम बात करें, ठीक है, इसको संरचना के माध्यम से यदि हम देखें सूर्य की आंतरिक संरचना, ठीक है, तो क्रोड जो क्या होता है? क्रोड ये है क्रोड, ठीक है। क्रोड को क्या कोर भी बोला जाता है? क्रोड को कोर बोला जाता है। क्रोड को क्या बोलेंगे? क्रोड को जो है कोर बोल सकते हैं। अब देखिए ये वाला जो भाग होता है यहाँ, ठीक है, ये क्या होता है? ये कोर होता है, यानी क्रोड होता है। ये जो है क्या होता है? क्रोड होता है। जहाँ नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है वहाँ उसको क्या क्रोड बोलेंगे? क्रोड बोलेंगे या कोर। जहाँ नाभिकीय संलयन, नाभिकीय मतलब क्या? नाभि मतलब क्या? यहाँ बीच में होना चाहिए। नाभिकीय मतलब ये सब भाग, ठीक है। जहाँ नाभिकीय संलयन होता है, प्रक्रिया होती है, वो क्या? क्रोड यानी कोर कहलाता है। क्रोड यानी कोर कहलाता है, ठीक है। क्रोड कहाँ पर या कोर कहाँ पर होता है? जहाँ नाभिकीय संलयन होता है वहाँ। अब देखिए विकिरण की बात बोले तो विकिरण मेखला कहाँ है? तो विकिरण मेखला ये जो भाग है विकिरण मेखला, ये कौन सा भाग है? विकिरण मेखला। संवहनीय मेखला कौन है? संवहनीय मेखला जो ये बाहरी भाग है ये हो गया संवहनीय मेखला। विकिरण मेखला की बात बोलेगा तो ये हो गया। अब देखिए कोरोना या सूर्य, कोरोना या किरीट कौन होता है? कोरोना या किरीट क्या होता है? कोरोना या किरीट क्या होता है? तारामंडल की सबसे ऊपरी परत जो होता है वो क्या होता है? तारामंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? तारामंडल के सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? तो ये जो है कोरोना या किरीट बोलते हैं। कोरोना या किरीट इसको बोला जाता है। कोरोना चाहे किरीट हो, कोरोना चाहे किरीट। अब देखिए क्या, तो तारामंडल यानी तारामंडल के सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? तारामंडल के जो सबसे ऊपरी परत है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको कोरोना या किरीट बोलेंगे, या सूर्य किरीट या कोरोना। सूर्य किरीट या क्या? कोरोना बोलेंगे। सूर्य किरीट या कोरोना उसको बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया। वर्णमंडल की बात करें, वर्ण सूर्य का निचला तापमंडल, सूर्य का जो निचला तापमंडल है उसको क्या बोलेंगे? ये हुआ तापमंडल, हुआ जलता हुआ तापमंडल। सूर्य का निचला तापमंडल, सूर्य का निचला तापमंडल को मंडल वायु की लाल संतरी परत, वायु की लाल संतरी परत जो है तो वो क्या होती है? वर्णमंडल। अब देखिए प्रकाश मंडल की बात करें, प्रकाश प्रकाश तो यहीं से निकलेगा सूर्य का, ठीक है। तो प्रकाश मंडल सूर्य की सबसे निचली दीप्तिमान सतह, ठीक है। अब देखिए चलिए हम देखते हैं प्रकाश मंडल को। अब देखते हैं हम प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल का मतलब क्या होता है? फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल क्या होता है? फोटोस्फीयर को क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। फोटोस्फीयर यानी क्या?
प्रकाश मंडल। सूर्य का वह भाग जो हमें आँखों से दिखाई देता है, सूर्य का वह भाग जो हमें आँख से दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। यानी सूर्य, मान लिए सूर्य को जो प्रकाश दिखाई देता है हमें, उसको क्या बोलेंगे? फोटोस्फीयर बोलेंगे, या तो फोटोस्फीयर बोलेंगे या प्रकाश मंडल बोलेंगे, या तो फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल जो है उसको हम क्या बोलेंगे। अब देखते हैं सूर्य कलंक। सूर्य कलंक क्या होता है, इसको देखते हैं। सूर्य कलंक क्या होता है? सूर्य की सतह पर स्थित काले धब्बे, सूर्य कलंक। कलंक मतलब क्या होता है? कलंक मतलब कोई कालिक, ठीक है। सूर्य कलंक का मतलब क्या होता है? सूर्य कलंक यानी सूर्य की सतह पर स्थित काले धब्बे। सूर्य के सतह पर, सूर्य का जो सतह है उस पर कोई काला धब्बा अगर है, ब्लैक धब्बा है अगर, ठीक है, अगर काला धब्बा है, ठीक है, काला धब्बा है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सूर्य, उसको क्या बोलेंगे? उसके सूर्य कलंक बोलेंगे, उसको सूर्य कलंक, सूर्य कलंक, ठीक है, सूर्य कलंक। अब देखिए ये हम देखते हैं सूर्य किरीट का मतलब क्या होता है। सूर्य किरीट का मतलब जो है क्या होता है? सूर्य किरीट का मतलब क्या होता है? तो देखिए सूर्य किरीट, सूर्य का किरीट यानी कोरोना, सूर्य का किरीट यानी कोरोना। सूर्य के ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय जो है, सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या बोलते हैं? सूर्य किरीट कहते हैं। सूर्य किरीट जो है उसको कहा जाता है। अब देखिए क्रोड क्या होता है? क्रोड, क्रोड जो है क्या होता है? क्रोड क्या होता है? क्रोड, क्रोड क्या होता है? सूर्य का आंतरिक भाग जहाँ नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। देखिए सूर्य का आंतरिक भाग, सूर्य का आंतरिक भाग जहाँ नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। सूर्य का सबसे आंतरिक भाग जो होता है, सबसे अंदर वाला भाग हम बोले थे, सूर्य के सबसे आंतरिक भाग जहाँ नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे क्रोड बोलेंगे, उसको क्रोड जो है उसको बोलेंगे क्रोड, उसको क्या बोलेंगे? क्रोड, उसको बोलेंगे क्रोड, ठीक है। अला देखिए नोट में देखना है मध्यरात्रि सूर्य। मध्यरात्रि का सूर्य का मतलब जो होता है वो क्या होता है? मध्यरात्रि सूर्य का मतलब क्या होता है? तो मध्यरात्रि सूर्य का मतलब क्या होता है? सूर्य का उत्तरी ध्रुव, सूर्य का उत्तरी ध्रुव वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। पहली बात तो ये कि मध्यरात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो मध्यरात्रि का जो सूर्य है वो आर्कटिक के क्षेत्र में दिखाई देता है। मध्यरात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। मध्यरात्रि का सूर्य आर्कटिक, मध्यरात्रि का जो सूर्य है वो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है, आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य का उत्तरी ध्रुव वृत्त में देर तक चमकना, मध्यरात्रि सूर्य आर्कटिक क्षेत्र दिखाई देता है। तो दोस्तों देखिए अब हम देखेंगे ग्रहों के बारे में, ठीक है। अब हम ग्रहों के बारे में देखेंगे, इनके अंदर कौन कौन से ग्रह हैं। जितने भी ग्रह हैं सारे ग्रह को एक एक करके पूरी तरह से हम क्या करेंगे? ख़त्म करते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ग्रह में, ग्रह क्या होता है? तारों की परिक्रमा करने वाला प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। अब देखिए तारों की परिक्रमा करने वाला, आकाश में तो बहुत सारे तारे होते हैं, ठीक है, तो तारों की परिक्रमा करने वाला प्रकाश को, तारों की परिक्रमा करने वाला प्रकाश रहित, प्रकाश रहित आकाशीय पिंड, प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। क्या बोलेंगे? ग्रह कहते हैं। अब देखिए अगला, ये सूर्य से ही निकले हुए, ये सूर्य से ही निकले हुए पिंड हैं। यानी ग्रह किससे निकला हुआ पिंड है? तो ये सारे जो है सूर्य से निकला हुआ पिंड है। सूर्य से निकला हुआ क्या है? सूर्य से ही निकले हुए पिंड है, तथा सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रह जो है किसकी परिक्रमा करते हैं? तो ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं? तो ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं? तो ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं। जितने भी ग्रह हैं वह सूर्य की परिक्रमा जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ करते हैं, ना कि पूर्व से पश्चिम की तरफ, ठीक है। पश्चिम से किस तरफ? पश्चिम से पूर्व की तरफ, ना कि पूर्व से पश्चिम की तरफ, ठीक है। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की दिशा में करते हैं, परंतु शुक्र ग्रह और वरुण ग्रह, शुक्र और अरुण ग्रह, शुक्र और वह अरुण इसके अपवाद हैं। देखिए सभी ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा जो है पश्चिम से पूर्व में करता है, लेकिन दो ग्रहों को छोड़कर, शुक्र और अरुण को छोड़कर
लेकिन शुक्र और अरुण इसके अपवाद हैं जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में परिक्रमा करते हैं। देखिए अपवाद यदि बोलेगा तो अपवाद कौन है, तो शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण जो है ये क्या है, ये अपवाद है। ये क्या है, अपवाद है। ये अपवाद है और ये अपवाद है। ये कैसा परिक्रमा करता है, तो ये जो परिक्रमा करता है ये उल्टा दिशा में करता है, यानी पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व जाते हैं, पश्चिम से पूर्व, लेकिन शुक्र और वरुण क्या है, ये जो है पूर्व से पश्चिम, ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में परिक्रमा जो है करते हैं। तो देखिए अब जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह को यदि हम देखेंगे, सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह यानी सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, उस ग्रहों में सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जो है वो कौन है, तो सबसे बड़ा ग्रह की यदि बात करें तो कौन होगा, तो सबसे बड़ा जो है बृहस्पति है। सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा बृहस्पति है। और सबसे छोटा अगर बोलेगा तो वो कौन हो जाएगा, बुध हो जाएगा। सबसे छोटा कौन हो जाएगा, सबसे छोटा अगर पूछे तो बुध हो जाएगा। सबसे बड़ा यदि पूछे तो बृहस्पति हो जाएगा। सबसे छोटा पूछे तो बुध हो जाएगा, सबसे बड़ा अगर पूछे तो बृहस्पति जो है हो जाएगा। सबसे बड़ा पूछे तो बृहस्पति। आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह यानी इनर प्लेनेट होता है आंतरिक ग्रह। देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। अब देखिए आंतरिक ग्रह में इसको देखेंगे, आंतरिक ग्रह को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको इनर प्लेट भी बोला जाएगा। इनर प्लेट यानी अंदर, इन यानी अंदर, ठीक है, इनर प्लेट ये हो गया आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह यानी अंदर वाले ग्रह, इनर प्लेट, ठीक है। इनर प्लेट को क्या, तो अंदर वाले ग्रह यानी इनर प्लेट यानी आंतरिक ग्रह। अब कितने हैं इनर प्लेट, 1 2 3 और 4, 4 है, ठीक है। आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी है, टोटल 4 है। आंतरिक ग्रहों की संख्या टोटल कितनी, 4। आंतरिक ग्रहों की जो संख्या है टोटल वो कितनी, 4। आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी है, टोटल आंतरिक ग्रहों की संख्या ये है 4। तो कौन कौन ग्रह, ये हो गया बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल। देखिए बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल क्या है, ये सारे हैं आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी, आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी, 4, ठीक है। आंतरिक ग्रह मतलब क्या, इनर यानी आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी और मंगल। पृथ्वी मंगल याद रखना है और 2 को जोड़ा बनाकर याद रखिएगा, याद रहेगा। जैसे पृथ्वी, जैसे बुध और शुक्र याद रखिए, और पृथ्वी और मंगल याद रखना है। बुध शुक्र और पृथ्वी मंगल हो गया। अब देखते हैं बाहर ग्रह, आउट यानी बाहरी, आउट यानी बाहरी यानी बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह यानी आउटर प्लेनेट, बाहरी ग्रह यानी आउटर प्लेनेट, बाहरी ग्रह यानी आउटर प्लेनेट, बाहरी ग्रह यानी आउटर प्लेनेट। अब देखिए बाहरी ग्रह कौन है, उस ग्रह 4 ग्रह को छोड़कर बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल ये सारे जो थे इनर प्लेनेट थे यानी आंतरिक ग्रह थे। इन चारों को छोड़कर सभी ग्रह क्या हो जाएगा, सभी ग्रह होगा आउटी ग्रह यानी आउटर प्लेनेट यानी बाह्य ग्रह। अब बाह्य ग्रह में कौन कौन आएगा, देखिए बृहस्पति है बाहरी ग्रह, बाह्य ग्रह कौन है, तो बृहस्पति है बाह्य ग्रह, बृहस्पति है बाह्य ग्रह। उसके बाद शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, को बाह्य ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, अरुण और वरुण हो गया, वरुण हो गया, ठीक है। बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, बसाव, ठीक है। बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया और वरुण हो गया, यानी बाह्य ग्रह बृहस्पति, अरुण वरुण, बृहस्पति बाह्य ग्रह की संख्या कितनी, 4। अरुण वरुण शनि, अरुण वरुण शनि बृहस्पति, अरुण वरुण और शनि, ठीक है। अब देखिए आकार के अनुसार ग्रहों को अवरोही क्रम में हम करेंगे। आकार के अनुसार जो ग्रह हैं उसको अवरोही क्रम में, आरोही मतलब क्या, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, आरोही का मतलब होता है क्या, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, ठीक है। पहले अवरोही में सबसे बड़ा लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, यानी छोटा 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 करते चले जाएंगे हम, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ा ग्रह जो है आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम यानी आकार में सबसे बड़ा, आकार यानी
क्षेत्रफल, आकार यानी क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा ग्रह होगा वो कौन होगा? तो पहला स्थान पर नाम आएगा किसका? तो पहला स्थान पर आएगा बृहस्पति, पहला स्थान पर बृहस्पति। दूसरा यदि पूछ दे आपका आकार के अनुसार सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो वो है शनि। आकार के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो ये हो जाएगा शनि। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन? तो ये हो जाएगा शनि। तीसरा ग्रह की यदि बात करें, तीसरा ग्रह जो है बृहस्पति, तीसरा ग्रह सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? तो ये कौन होगा? तो ये हो जाएगा अरुण। अरुण होगा, ना कि वरुण, ठीक है। सबसे बड़ा कौन? पहला सबसे बड़ा कौन? बृहस्पति। दूसरा कौन? शनि। और तीसरा कौन? अरुण। ये 3 तक लगातार, या 3 से 4 तक पूछता है कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो शनि बोलेंगे। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो अरुण बोलेंगे, ठीक है। और चौथा ग्रह कौन है? तो अरुण के बाद वरुण, अरुण के बाद वरुण, अरुण के बाद वरुण, अरुण के बाद वरुण, अरुण के बाद वरुण। पांचवा ग्रह हो जाए, देखिए पृथ्वी आकार में कितनावां स्थान पर है? तो 5वां स्थान पर है। पृथ्वी जो है आकार के मामले में कितना स्थान है? तो 5वां स्थान पर है पृथ्वी। 5वां स्थान पर जो है पृथ्वी, 5वां स्थान पर क्या है? पृथ्वी है। 5वां स्थान पर पृथ्वी है। अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है छठा आकार के स्थिति में, क्षेत्रफल की दृष्टि में शुक्र के कितना स्थान पर है? तो 6ठे स्थान पर है शुक्र। शुक्र सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सबसे बड़ा हो गया बृहस्पति, ठीक है। अब देखिए शुक्र के माँ 6ठे स्थान पर है। मंगल कितना? मंगल 7वां, मंगल 7वां, मंगल 7वें स्थान पर। मंगल कितनावां? 7वें स्थान पर है। मंगल 7वें स्थान पर। हमने पहले ही बोल दिया है कि आपको याद करना नहीं, बस वीडियो को देखते रहना है, ठीक है। 1 से 2 बार आप देखिएगा, बस फिनिश हो जाएगा पूरा तरह से। इसके बाद इस चैप्टर से क्वेश्चन फंसने का कोई संभावना नहीं है, ठीक है। 8 नंबर क्या है? तो बुध। 8 नंबर क्या है? तो बुध। 8वां नंबर पर क्या? बुध। अब देखिए पहले नंबर पर कौन सबसे बड़ा ग्रह आकार की दृष्टि या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन? तो बृहस्पति। दूसरे नंबर पर क्या? शनि हो गया दूसरे नंबर पर। शनि कितने नंबर पर? दूसरे नंबर पर आकार की दृष्टि से। दूसरा नंबर पर अगर पूछ दे सबसे बड़ा ग्रह शनि। तीसरा नंबर पर यदि पूछ दे तो अरुण। तीसरा नंबर पर अरुण। चौथा नंबर यदि पूछ दे तो वरुण। चौथा नंबर पूछ दे तो वरुण। चौथा। 5वां कौन है? तो 5वां है पृथ्वी। 5वां कौन है? तो 5वां है पृथ्वी। छठा कौन है? छठा है शुक्र। छठा कौन है? छठा है शुक्र। 7वें नंबर पर कौन है? तो मंगल। 7वें नंबर पर कौन है? मंगल। और 8वां नंबर कौन? तो बुध, ठीक है। अब देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों को अवरोही क्रम। सूर्य से दूरी, वो किससे दूरी था? आकार के अनुसार था कि सबसे बड़ा कौन था, ठीक है। लेकिन अब जो हम करेंगे वो सूर्य के दूरी के अनुसार करेंगे, यानी सूर्य से जो है कितना दूरी पर है, सूर्य से कितना नज़दीक पर है, वो हम देखेंगे, ठीक है। सूर्य से कितना दूरी के अनुसार और ग्रहों का जो क्रम है वो कैसा है, ठीक है। देखो सूर्य से दूरी के अनुसार सूर्य से नज़दीक में कौन है? आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है। सूर्य से पहले सूर्य किससे मिलेगा? तो बुध से मिलेगा, ठीक है। पहले कौन? सूर्य से नज़दीक में कौन है? तो बुध जो है सबसे पहले बुध है। बुध सूर्य से नज़दीक में क्या? बुध। बुध के बाद क्या? शुक्र हो गया। शुक्र के बाद पृथ्वी, यानी पृथ्वी जो है कितना स्थान पर है सूर्य के? पृथ्वी जो है तीसरा स्थान पर है सूर्य के। शुक्र जो है दूसरेवां स्थान पर है। शुक्र है दूसरा स्थान पर। बुध है पहला स्थान पर। मंगल के माँ स्थान पर है सूर्य के? तो मंगल जो है चौथा स्थान पर है। मंगल जो है चौथा स्थान पर। मंगल चौथा स्थान, मंगल चौथा स्थान पर है। मंगल है चौथा स्थान पर, ठीक है। अगर बृहस्पति के माँ स्थान पर है तो बृहस्पति है 5वां स्थान पर। 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 कौन है? तो ये है बृहस्पति। 5वां स्थान पर कौन है? तो बृहस्पति जो है 5वां स्थान पर है। बृहस्पति 5वां स्थान पर है। बृहस्पति 5वां स्थान पर है। शनि कितना स्थान पर है? शनि कितना स्थान पर है? शनि जो है 6ठा स्थान पर है। शनि जो है 6ठा स्थान पर है। शनि। अरुण की यदि बात करें तो अरुण कितना है? अरुण है 7वां स्थान पर। वरुण है सबसे दूर में, पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर में कौन है? तो सूर्य के सबसे दूर में है वरुण। सूर्य के सबसे दूर में कौन है? वरुण है सबसे दूर में, ठीक है। दूसरे नंबर पर सूर्य से सबसे दूरी पर कौन है? तो शुक्र है। दूसरे नंबर पर सूर्य से दूरी में कौन है? तो शुक्र है। पृथ्वी का स्थान जो है सूर्य से दूरी पर कितना है? तो तीसरा स्थान पर है। मंगल का स्थान कितना है? तो चौथा है मंगल का स्थान। बृहस्पति का स्थान सूर्य की दूरी से 5वां स्थान है। शनि का अगर पूछ दे तो 6ठा स्थान है। अरुण का अगर पूछ दे तो 7वां, और वरुण का अगर पूछ दे तो 8वां। अब देखिए नोट
करना है कि बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति एवं शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। कौन कौन सा ग्रह ऐसा है जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है, नंगी आंखों से देखा जा सकता है? तो देखिए बुध को देखा जा सकता है, शुक्र को, मंगल को। अब देखिए तीन को एक सीरीज में बुध, शुक्र, मंगल को देखा जा सकता है, बुध, शुक्र, मंगल को। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति एवं शनि, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि को क्या, 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, 5 ग्रहों के नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब जो है एक एक ग्रह करके हम सभी ग्रहों को देखेंगे। बुध क्या है, बृहस्पति क्या है, शुक्र क्या है, मंगल क्या है, बुध क्या है, अरुण क्या है, वरुण क्या है। ठीक है, जिसमें हम मरकरी को पहला देखेंगे, बुध को या मरकरी। कहीं कहीं सीधे आपको लिखा बुध की जगह मरकरी, मरकरी की जगह पर बुध, यानी दोनों चीज़ें सेम है, एक है। ठीक है, आपको दोनों याद होना चाहिए। बुध यानी मरकरी, बुध यानी क्या, मरकरी। अब देखो बुध के बारे में, यह सूर्य के सबसे निकटतम सौरमंडल का सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। अब देखिए, सबसे हल्का ग्रह अगर बोल दे तो क्या, सबसे हल्का ग्रह कौन है, सूर्य के सबसे निकटतम सौरमंडल का सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह। सौरमंडल के सबसे तनी को सबसे छोटका क्या है, तो सबसे छोटका क्या है, तो सबसे छोटका है बुध ग्रह। सबसे छोटा कौन है, तो बुध ग्रह है। सबसे छोटा भी है और सबसे नज़दीक भी है सूर्य से, कौन है, तो बुध ग्रह है। यहाँ दिन अति गर्म व रात बर्फीली होती है। जब देखो दिन जो है कैसा होता है, यहाँ दिन जो है गर्म होता है। बुध ग्रह पर दिन कैसा होता है, बुध ग्रह पर दिन जो है बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और यही रात कैसा होता है, रात जो है बर्फीला होता है। रात कैसा होता है, बर्फीला होता है। रात जो है बर्फीला होता है रात। बुध जो है सभी ग्रहों में से सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह है। बुध सभी ग्रहों में से सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह है। इसका तापमान 0 डिग्री से नीचे व दिन में 4 डिग्री से ऊपर हो जाता है। देखो रात में 0 डिग्री से तो नीचे हो जाता है। बुध ग्रह जो है उस पर ताप जो है 0 डिग्री से नीचे और 400 डिग्री से ऊपर हो जाता है। दिन में 400 डिग्री से ऊपर, दिन में 400 डिग्री से ऊपर, और रात में कितना, 0 डिग्री से नीचे हो जाता है। रात में 0 डिग्री से नीचे हो जाता है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बुध का कोई उपग्रह है, देखिए बुध ग्रह ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह है नहीं है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बुध जो है 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। बुध 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा, बुध कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है, तो 88 दिनों में। जैसे मान लिए ये मान लिए सूर्य है, ठीक है, अब बुध है ये छोटकुन, ठीक है, तो इसको घूमने में ऐसे परिक्रमा यानी कितना समय लगता है, ये जो है 88 दिनों में टोटल करता है। कितना, 88 दिनों में टोटल करता है, ठीक है। यह ग्रह परिमाण में पृथ्वी का 1/18वां भाग है। यह ग्रह जो है पृथ्वी के परिमाण में, यह ग्रह परिमाण मतलब दूरी में, यह ग्रह पृथ्वी के परिमाण में लगभग 1/18वां भाग है। 1/कितना भाग है, 1/18वां भाग है। जैसे अगर 36 किलोमीटर है पृथ्वी, 36 किलोमीटर, तो इसका 18वां भाग यानी कितना, 2 किलोमीटर, ठीक है। पृथ्वी ये कितना किलोमीटर, ये जो है 18वां भाग है। पृथ्वी का कितनावां भाग है, तो 18वां भाग, पृथ्वी का 18वां भाग। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। बुध कितना दिनों में सूर्य की परिक्रमा बोलेगा तो 88 दिनों में, लेकिन बुध का एक दिन जो है, बुध का मान लिए एक दिन 1 डेज, बुध का एक दिन जो है पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। पृथ्वी के 90 दिन के क्या होता है, बराबर होता है। पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के क्या होता है, पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। अब देखते हैं शुक्र यानी वीनस। शुक्र को क्या बोलेंगे, वीनस बोलेंगे। शुक्र को बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह जो है नहीं है। बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है।
बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, बुध का भी कोई नहीं था, इसका भी कोई नहीं। शुक्र जो है सूर्य की एक परिक्रमा 225 दिनों में करता है। देखिए शुक्र जो है सूर्य की एक परिक्रमा 225 दिनों में करता है। बुध कितना दिनों में करता था? 88 दिनों में करता था। बुध 88 दिनों में करता था। बुध कितना दिनों में? 88 दिनों में करता था। ठीक है। सूर्य जो है शुक्र जो है सूर्य की एक परिक्रमा कितना दिनों में? 225 दिनों में। कई स्रोतों में 225 दिन में पूरा करता है। यानी शुक्र जो है सूर्य की परिक्रमा कितना दिन में करता है? तो 225 दिन में करता है, 225 दिन। यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम, यह जो है पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। यह जो पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम, अब देखिए पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम ग्रह कौन है? पृथ्वी के अगर सबसे निकटतम की बात बोलेगा तो वो कौन है? तो यह है शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकटतम की ग्रह, पृथ्वी के सबसे निकटतम, पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम ग्रह कौन है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम ग्रह कौन है? तो यह शुक्र। सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन है? सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो सबसे चमकीला, सर्वाधिक चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र। इसे सांझ का तारा तथा भोर का तारा भी कहा जाता है। इसे सांझ का तारा एवं भोर का तारा भी कहा जाता है। इसको सांझ का तारा या भोर का तारा। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको बोलेंगे? तो पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है वो बोलेंगे किसको? तो वो बोलेंगे शुक्र को। यह ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य, यह ग्रहों की, देखिए यह जो है ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य की पूर्व से पश्चिम में परिक्रमा करता है। यानी देखिए पूर्व से पश्चिम में कौन कौन परिक्रमा करता है? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र जो है उल्टा परिक्रमा करता है। बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व, लेकिन बुध और शुक्र क्या करता है? पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। अब देखते हैं पृथ्वी के बारे में, जहाँ पर हम लोग निवास करते हैं, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। अब देखिए पृथ्वी से सूर्य पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण करता है। पृथ्वी जो है सूर्य के पश्चिम से पूर्व परिभ्रमण करता है। पृथ्वी सूर्य के पश्चिम से पूर्व परिभ्रमण करता है। पृथ्वी जो है सूर्य के पश्चिम से पूर्व परिभ्रमण करता है। पृथ्वी सूर्य जो है पश्चिम से पूर्व परिभ्रमण करता है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी जो है आकार में कितना ग्रह है? तो पृथ्वी जो है आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी आकार में सबसे बड़ा 5वां ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा जो कक्षा तल पर बने लंब से 27 डिग्री झुकी हुई है। 27 डिग्री क्या है? 27 डिग्री झुकी हुई, 27 डिग्री झुकी हुई है। वही पृथ्वी की कक्षा तल से 66 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए पृथ्वी का काल्पनिक रेखा जो कक्षा तल पर बने लंब से 27 डिग्री झुकी हुई है, वही पृथ्वी की कक्षा तल से 66 डिग्री जो है का कोण जो है बनाती है। पृथ्वी का भूमध्य रेखा 12,700। पृथ्वी का भूमध्य रेखा व्यास जो है 12,756 किलोमीटर। अब देखिए पृथ्वी का भूमध्य व्यास की बात हो रहा है। भूमध्य व्यास अगर बोलेगा तो 12,000 कितना 7 और 56। भूमध्य रेखीय व्यास बोल रहा है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर, 12,700 कितना 56 किलोमीटर। और देखिए ये भूमध्य रेखीय व्यास था, लेकिन ध्रुवीय व्यास यदि बोलेगा तो 12,700 कितना 14 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर और 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का भूमध्य व्यास अगर बोलेगा तो 12,756 किलोमीटर। और पृथ्वी का अगर ध्रुवीय व्यास यदि बोले, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास यदि बोले तो 12,714। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी कितनी है? पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर।
पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर, 150 मिलियन, 150 मिलियन किलोमीटर, यानी 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी का सूर्य से दूरी कितना है? तो 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी जो है सौरमंडल का एकमात्र क्या है? ग्रह है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका घनत्व सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर क्या है? जिस पर जीवन है, जिस पर जीवन है। इसका घनत्व जो है सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। किसका ग्रह? पृथ्वी का ग्रह। पृथ्वी का ग्रह जो है सभी ग्रहों में क्या है? तो सबसे अधिक है। अगला है, यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर, यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा चक्कर लगाती है। पूरा चक्कर क्या करती है? लगाती है। अगला है, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन में करती है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में पूरा करती है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा, पृथ्वी जो है ना, सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 5 घंटा 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड में करती है। 46 सेकंड में करती है। यही 4 साल बाद होके एक दिन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? 66 दिन का फिर हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं, पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण इसको बोला जाता है नीला ग्रह। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। गोल्डीलॉक्स जोन वह क्षेत्र है जहाँ जीवन के लिए स्थिति अनुकूल हो। गोल्डीलॉक्स, देखिए गोल्डीलॉक्स जोन क्या है? गोल्डीलॉक्स जोन क्या है? तो गोल्डीलॉक्स जोन वो है वह क्षेत्र जहाँ जीवन के लिए स्थितियाँ अनुकूल हो। जहाँ जीवन के लिए क्या हो? स्थितियाँ क्या हो? अनुकूल हो। जहाँ जीवन के लिए स्थितियाँ क्या हो? जहाँ जीवन के लिए स्थितियाँ क्या हो? अनुकूल हो। जहाँ जीवन के लिए स्थितियाँ क्या हो? अनुकूल हो। जहाँ जीवन के लिए स्थितियाँ क्या हो? स्थितियाँ जो है अनुकूल हो। जहाँ जीवन के लिए स्थितियाँ जो है अनुकूल हो। जहाँ जीवन के लिए स्थितियाँ अनुकूल। अब देखिए, पृथ्वी का आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। पृथ्वी की आयु अगर पूछेगा तो कितना? 4.6 अरब वर्ष। पृथ्वी की आयु कितना है? तो 4.6 अरब वर्ष है। 4.6 अरब वर्ष है। और इस पर जीवन जो है लगभग 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। पृथ्वी की आयु जो है 4.6 अरब वर्ष पूर्व है, लेकिन इस पर जीवन जो है 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले जो है क्या हुआ? आरंभ हुआ। 3 अरब 80 करोड़ वर्ष जो है पहले जो है आरंभ हुआ। अब देखते हैं चंद्रमा से रिलेटेड क्वेश्चन को अब देखते हैं हम। ठीक है, चंद्रमा की सतह और इसके अंतर्वर्ती भाग का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहते हैं। यानी चंद्रमा के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के अध्ययन, चंद्रमा की सतह पर इसके अंतर्वर्ती भाग के अध्ययन को क्या बोलते हैं?
तो इसको बोलते हैं सेलेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी कहा जाता है, सेलेनोलॉजी कहलाता है, सेलेनोलॉजी जो है कहलाता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र क्या है, तो उपग्रह है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का क्या है, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह, यह सौरमंडल का सबसे 5वां क्या है, यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा, यह सौरमंडल का सबसे 5वां जो है सबसे बड़ा उपग्रह है, ग्रह नहीं, ग्रह तो पृथ्वी हो जाएगा ना, ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। हालांकि चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 28 घंटे में करता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा की बात बोल रहा है। चंद्रमा एक परिक्रमा कितना दिन में, एक बार यानी घूमेगा यानी परिक्रमा करेगा कितना, 27 दिन 8 घंटा में, 27 दिन 8 घंटा में पूरा करता है चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा एक परिक्रमा कितना, तो 27 दिन और 8 घंटा में, 27 दिन 8 घंटा में, 27 दिन 8 घंटा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित लिबनिट्ज, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित लिबनिट्ज पर्वत चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है तथा चंद्रमा के जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा को क्या बोला जाता है, तो जीवाश्म ग्रह भी चंद्रमा को कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह भी चंद्रमा को कहा जाता है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी क्या है, चंद्रमा हो गया और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है वो कितना है, तो 3,84,400 किलोमीटर है। कितना है, 3,84,400 किलोमीटर, एकाएँ दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है, 3,84,400 किलोमीटर चंद्रमा हो गया और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है, 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,000 कितना, 400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर है। अब देखिए सुपरमून क्या है, सुपरमून जो है वो क्या है, सुपरमून जो है वो क्या है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, जब देखिए सुपरमून का मतलब क्या होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होगा, बहुत निकट होगा, बहुत ज़्यादा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सुपरमून बोलेंगे। अब देखिए ब्लू मून क्या होता है, एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएँ हो, एक कैलेंडर माह में कितनी पूर्णिमा हो, एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो, एक कैलेंडर माह में कितनी पूर्णिमा हो, एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएँ हों तो दूसरी पूर्णिमा ब्लू चांद, ब्लू मून कहलाता है। एक कैलेंडर में 2 पूर्णिमा हो, एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो, एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो का चांद को क्या बोलें, तो दूसरी पूर्णिमा चांद को क्या बोलेंगे, ब्लू मून बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए मिशन कौन कौन से थे। भारत द्वारा जो चंद्रमा पर भेजे गए मिशन कौन कौन थे, भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए मिशन, भारत द्वारा चंद्रमा पर कौन कौन से मिशन यानी भेजे गए थे, चंद्रयान प्रथम, तो चंद्रयान प्रथम कौन भेजा गया था, तो भारत सरकार के द्वारा भेजा गया था, ठीक है। भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था तथा इसके प्रक्षेपण यान का नाम PSLV-11 था, PSLV-C11 था। भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था। PSLV कितना है, PSLV-C11 इसके प्रक्षेपण, ठीक है। अब देखिए चंद्रमा 1 मिशन का
चंद्रमा वन मिशन का मून इम्पैक्ट प्रोब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर टकराया। उस जगह का नाम जो है जवाहर पॉइंट रखा गया। उस जगह चंद्रमा-1 मिशन जो है कहाँ पर टकराया था जाकर, जहाँ पर टकराया उस जगह को क्या जवाहर पॉइंट नाम रखा गया। कहाँ पर, जवाहर पॉइंट। अब देखिए चंद्रमा टू कब लॉन्च हुआ था। अब देखिए चंद्रमा-2 जो है 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के वही जगह से चंद्रमा-2 जो है कब लॉन्च किया गया था। चंद्रमा-2 कब लॉन्च किया गया था, तो 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश, कहाँ में, पहले तो कहाँ में, तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के कहाँ से, तो श्रीहरिकोटा से। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किस अंतरिक्ष केंद्र से, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था तथा इसके प्रक्षेपण यान का नाम GSLV मार्क 3 M1 था। अब देखिए चंद्रमा-2 का क्या था, तो GSLV मार्क 3 M1 था। और PSLV कितना था, PSLV C11 किसका था, तो चंद्रमा-1 का था। चंद्रमा-2 का क्या था, GSLV। PSLV यानी PSLV किसका, चंद्रमा-1 का था PSLV 11 और GSLV मार्क 3 M1 किसका, तो ये था कितना, चंद्रमा-3 का। अब चंद्रमा-3 की बात करते हैं। चंद्रमा-3 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था तथा इसके प्रक्षेपण यान का नाम LVM-3 था। LVM-3 तथा था। यह 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारतीय पहला देश बना। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना था। अच्छा कब, 6 में पहुंचा था, 6:04 पर यह 23 अगस्त को पहुंचा था। अच्छा छोड़ा कब गया था, 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया था, पहुंचा है 23 अगस्त 2023 को पहुंचा। ठीक है। अब देखिए चंद्रमा-2 द्वारा अपने पदचिन्ह छोड़े उसे तिरंगे पॉइंट, वही चंद्रयान-3 को चंद्रमा-2 द्वारा जो है चंद्रमा-2 द्वारा पदचिन्ह छोड़े उसे तिरंगे पॉइंट, वही चंद्रमा-3 को लैंडर जहां उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा जाता है। उसे क्या, शिव शक्ति पॉइंट जो है उसको कहा जाता है। शिव शक्ति पॉइंट जो है उसको कहा जाता है। और जवाहर पॉइंट पहला का क्या बोलेंगे, पहले चंद्रमा प्रथम जहाँ पर उतरा था उसको बोलेंगे जवाहर पॉइंट बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, जवाहर पॉइंट बोलेंगे। और दूसरा छोड़ा गया उसको क्या बोलेंगे, दूसरा द्वारा अपने पदचिन्ह, चंद्रमा-2 द्वारा अपने पदचिन्ह छोड़े उसे तिरंगा को क्या बोलेंगे, उसे तिरंगा पॉइंट बोलेंगे। ठीक है। और तीसरा जो जहाँ पर उतरा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे शिव शक्ति पॉइंट बोलेंगे, शिव शक्ति पॉइंट। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाने की घोषणा है। 23 अगस्त को यानी 23 अगस्त को मनाने की घोषणा है। 23 अगस्त को मनाने की घोषणा। लैंडर क्या है, लैंडर जो है विक्रम, रोवर और प्रज्ञान। लैंडर कौन कौन था, ये था विक्रम, रोवर और प्रज्ञान। ठीक है, प्रज्ञान, रोवर क्या, रोवर दूसरा, रोवर विक्रम, रोवर और प्रज्ञान। लैंडर क्या था, विक्रम, रोवर और प्रज्ञान। ठीक है। अब देखते हैं मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह क्या है, इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, रेड प्लेनेट। लाल ग्रह किसको बोलेंगे, तो मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में, तो 687 दिनों में, 687 दिनों में जो है ये पूरा करता है। सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरा करता है। 687 दिनों में यह सूर्य की परिक्रमा करता है। मंगल सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। फोबोस और डिमोस जो है मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। हालांकि देखिए मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपिस मेसी है। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत को ओलिपस मेसी है। ओलिपस क्या है, ओलिपस मेसी है। ओलिपस
ज्वालामुखी पर्वत पर ओलिपस मेसी है। कौन है? तो ओलिपस मेसी। एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है निक्स ओलंपिया। देखिए, मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत अगर बोलेगा, सबसे ऊंचा पर्वत सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत बोलेगा तो निक्स ओलंपिया, ठीक है। और ज्वालामुखी बोलेगा तो ओलिपस मेसी। सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो मंगल ग्रह पर है उसको क्या बोलेंगे? ओलिपस मेसी। सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो मंगल ग्रह पर है उसको बोलेंगे ओलिपस मेसी। ओलिपस मेसी, ओलिपस मेसी बोलेंगे उसको। ओलिपस क्या बोलेंगे? ओलिपस मेसी, ओलिपस मेसी उसको बोलेंगे ओलिपस मेसी। एवं सौरमंडल के सबसे ऊंचा पर्वत को बोलेंगे निक्स ओलंपिया। ओलिपस मेसी क्या है? एक ज्वालामुखी है। ओलिपस मेसी ज्वालामुखी है। और सबसे ऊंचा पर्वत यदि बोलेगा तो क्या? तो निक्स ओलंपिया। अब देखते हैं मंगलयान। मंगलयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने मंगलयान यानी मार्स ऑर्बिट मिशन 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण PSLV C-25 प्रक्षेपित किया था। PSLV क्या? PSLV मंगलयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने मंगलयान यानी मार्स ऑर्बिट मिशन 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रणाली PSLV से प्रक्षेपित किया गया था। तो अब देखते हैं बृहस्पति यानी जुपिटर। बृहस्पति यानी जुपिटर, बृहस्पति यानी जुपिटर, बृहस्पति यानी जुपिटर, बृहस्पति यानी जुपिटर, बृहस्पति यानी जुपिटर। बृहस्पति का मतलब क्या? जुपिटर। बृहस्पति मतलब जुपिटर, बृहस्पति मतलब जुपिटर। देखिए, यह आकार में सबसे बड़ा, यह आकार में सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अब देखिए, सबसे बड़ा ग्रह की यदि बात करें आकार की दृष्टि से तो सबसे बड़ा ग्रह कौन है आकार की दृष्टि से? तो ये है सौरमंडल, ये है बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह हुआ, ठीक है। अब देखिए, बृहस्पति जो है सूर्य की परिक्रमा 11 वर्ष 11 महीने में पूरा करता है। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा, बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा 11 वर्ष 11 महीने में पूरा करता है। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा 11 महीने में पूरा करता है। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा 11 महीने में पूरा करता है। अब देखते हैं गैनीमेड क्या है। गैनीमेड यह बृहस्पति और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह बृहस्पति और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, यह बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, यह बृहस्पति और सौरमंडल का सबसे बड़ा क्या है? उपग्रह है। इसके उपग्रह जो है कौन कौन से हैं? इसके उपग्रह कौन कौन से हैं? आयो, इसके उपग्रह कौन है? बृहस्पति का जो उपग्रह है वो है आयो, यूरोपो, कैलिस्टो, अल्मिथिया इत्यादि। आयो, यूरोपो, कैलिस्टो, अल्मिथिया, ठीक है। अब देखिए शनि ग्रह को अब हम देखेंगे। शनि ग्रह यानी सेचुर्न, ठीक है, एस्टोर्न, ठीक है। यह आकार में सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह आकार में जो है सबसे दूसरा बड़ा ग्रह है। यह आकार में सबसे बड़ा कौन है? तो आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? तो शनि है सबसे दूसरा स्थान पर कौन है? सबसे बड़ा बोलेगा तो बृहस्पति। दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरा बड़ा शनि। सूर्य की परिक्रमा 29 वर्षों 5 महीनों में पूरा करता है। यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में? तो 29 वर्ष 5 महीने में पूरा करता है। सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष 5 महीनों में क्या करता है? पूरा। इसके चारों ओर वलयों पाया जाना इसकी प्रमुख विशेषता है। इसके चारों ओर क्या पाया जाता है? तो वलय जो है इसके चारों ओर क्या पाया जाता है? तो वलय जो है इसके चारों ओर पाया जाता है, वलय। शनि ग्रह घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है। शनि ग्रह का घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है। यह जल में रखने पर तैरने लगता है। यह जल में रखने पर क्या होने लगता है? तो तैरने लगता है। यह जल में रखने पर तैरने लगता है। वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह 125 ग्रह हैं शनि का। वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह किनके हैं? तो 125 उपग्रह हैं। 125 उपग्रह किसके हैं? तो शनि के उपग्रह। टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार में बुध के ग्रह के बराबर है। टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, यह आकार में बुध ग्रह के बराबर है। इसके उपग्रह कौन कौन से हैं? शनि के जो उपग्रह हैं वो कौन कौन से? फोबे, मिमांस, एनसालिडू, डियान, रिया, हाइपेरियन, इपेट्स आदि।
ठीक है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा क्या है, उपग्रह है। अब तो फोबे क्या है, फोबे यह शनि ग्रह की कक्षा में घूमने के बजाय विपरीत दिशा में परिक्रमा करती है। यदि यह शनि ग्रह की कक्षा में घूमने के बजाय यह शनि ग्रह की कक्षा में घूमने के बजाय विपरीत दिशा में परिक्रमा करती है। विपरीत दिशा में क्या करती है, परिक्रमा जो है करती है। अब अरुण, अब क्या बोलेंगे, अब अरुण करेंगे हम। अरुण, अरुण, अरुण यानी यूरेनस, अरुण यानी यूरेनस, अरुण यानी यूरेनस, अरुण यानी यूरेनस। इसकी खोज जो है 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा किया गया था। अरुण की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो विलियम हर्शेल के द्वारा जो है किया गया था। कब किया गया था, 1781 में विलियम हर्शेल के द्वारा किया गया था। अरुण आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, अरुण जो है, अरुण आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में पूरा करता है, 84 वर्षों में पूरा करता है। यह शुक्र ग्रह की भांति सामान्य दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम की दिशा में सूर्य की ओर जो है परिक्रमा करता है। सूर्य की ओर क्या, परिक्रमा। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम क्या है, अल्फा, अल्फा, डेल्टा, बीटा एवं इप्सिलिन, एवं क्या बोलेंगे, इप्सिलॉन जो है इसको बोलेंगे। अलग अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनियम है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, टाइटेनिया है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, टाइटेनिया। अब देखते हैं वरुण को, हम वरुण को जो है अब देखेंगे। इसकी खोज कब हुआ था, 1846 में इसकी खोज जोहान गेले ने किया था। यह सूर्य से सर्वाधिक दूर में स्थित है। यह सूर्य से सर्वाधिक दूर में स्थित है, सर्वाधिक दूर में स्थित है। वरुण जो है सौरमंडल में आकार की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। वरुण आकार की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा क्या है, ग्रह। यह सूर्य की परिक्रमा 164 वर्षों में पूरा करता है। यह सूर्य की परिक्रमा 164 दिनों में क्या करता है, पूरा करता है। इसे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कहते हैं। इसको सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो है इसको कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो है इसको कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह इसको कहा जाता है ट्रिटोन। ट्रिटोन व मेरिड वरुण के 2 उपग्रह हैं। ट्रिटोन व मेरिड जो है वरुण के 2 उपग्रह हैं। अब है लघु सौरमंडलीय पिंड, यानी लघु यानी छोटा जो पिंड है ब्रह्मांड में उसको क्या बोले, प्लूटो जो है, प्लूटो। ठीक है। यम या प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड टॉम्बेग ने किया था। क्लाइड टॉम्बेग ने 1930 में किया था। यम या प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड टॉम्बेग ने किया था। 24 अगस्त 2006 में चेक गणराज्य में हुए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IUA के सम्मेलन में इससे ग्रह की दर्जा छीन लिया गया तथा बौना ग्रह की संज्ञा दे दिया गया। बौना ग्रह की संज्ञा दे दिया गया। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने का कारण क्या था। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने का कारण जो था वो क्या था, ये आकार में चंद्रमा से छोटा होना। आकार में जो है चंद्रमा से कैसा था, तो आकार में जो है चंद्रमा से यह छोटा था। इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं होना। इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं होना। इसकी कक्षा क्या, वृत्ताकार नहीं होना। वरुण की कक्षा को काटना या ओवरलैप करना। वरुण की कक्षा को काटना या ओवरलैप करना। IAU ने इसका नया नाम 134340 रखा। 134340 रखा था। IAU ने इसका नाम 134340 रखा था। देखिए प्लूटो को क्या बोला जाता है, 144340 भी प्लूटो को बोला जाता है। 144340 जो है प्लूटो को बोला जाता है। ठीक है। अब देखिए क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड्स जो है क्षुद्र ग्रह कौन है, मंगल तथा बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के मध्य कुछ छोटे छोटे आकाशपिंडीय जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। मंगल तथा बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के मध्य, मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के मध्य कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो सूर्य के परिक्रमा कर रहे हैं क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराते हैं तब पृथ्वी पर विशाल गर्त बनता है। तो लोनार झील महाराष्ट्र में लोनार झील तब पृथ्वी विशाल गर्त बनता है। ये देखिए क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तब पृथ्वी पर एक विशाल गर्त बनता है। जैसे लोनार झील जो है टकराने से बना था,
लोनार झील कहाँ में, तो महाराष्ट्र में। अब है कि फोरवेस्टा क्या है, फोरवेस्टा, ठीक है, फोरवेस्टा, इस क्षुद्र ग्रह को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। फोरवेस्टा को नंगी आंखों से क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, ठीक है। अब है धूमकेतु यानी कोमेट। धूमकेतु सौरमंडल पर छोटे छोटे अरबों पिंड धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। यह गैस एवं धूल के पिंड जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ के रूप में दिखाई देते हैं। हेली पुच्छल तारा 76 वर्षों के अंतराल के बाद दिखाई पड़ता। अंतिम बार यह 1986 में देखा गया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2062 में हेली पुनः दिखाई देगा, ठीक है। अब देखते हैं उल्का क्या होता है। उल्का यानी मेट्योर्स, ठीक है। उल्काएं प्रकाश की चमकती धारा के रूप में दिखाई देती है जो आकाश में क्षण भर के लिए चमकती है और लुप्त हो जाती है। यह क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े व धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल कण के होते हैं। अब है अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। इस बिंदु को थोड़ा हम देखते हैं। अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, सूर्य से निकटतम ग्रह की यदि बात करें, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह, ये पूछने वाला सभी सारे प्रश्न, ठीक है। ये सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है, तो ये है बुध। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है, तो बुध जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। बुध कौन है, बुध सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह। पृथ्वी से निकट ग्रह कौन है, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन है, तो ये है शुक्र। पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन है, तो पृथ्वी को हो जाएगा शुक्र, जो है पृथ्वी के निकटतम ग्रह है। सर्वाधिक गर्म ग्रह बोलेगा तो शुक्र, सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है, तो शुक्र। सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है, तो पृथ्वी। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है, पृथ्वी। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है, पृथ्वी। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है, पृथ्वी। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है, तो शुक्र। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र। सर्वाधिक लाल ग्रह कौन है, तो मंगल। भोर का तारा किसको बोलेंगे, तो शुक्र को। भोर का तारा किसको बोलेंगे, शुक्र को। भोर का तारा किसको बोलेंगे, शुक्र को। शाम का तारा बोलेंगे शुक्र को। पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है, तो शुक्र है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है, शुक्र। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र। बलय युक्त ग्रह कौन है, तो शनि है। बलय युक्त ग्रह कौन है, शनि। बलय युक्त ग्रह कौन है, तो शनि जो है बलय युक्त ग्रह है। शनि जो है बलय युक्त ग्रह। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है, तो शनि। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह हो गया शनि। और सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन है, तो बुध। अब देखिए अगला चैप्टर जो है पृथ्वी की गति, ठीक है, उसको हम दूसरे दिन करेंगे। आज के लिए, ठीक है, एक एक चैप्टर एक दिन में हम करते चले जाएंगे, ठीक है। और आप इसको पढ़ने के बाद एक भी डाउट जो है लास्ट तक आपका क्लियर नहीं रहेगा, एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा, ठीक है। तो अभी के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।